सुनील भाई, आज हम आपको सुना रहे हैं चांदपुर की चंदा जो उपन्यास है। उसमें एक कैरेक्टर है अलगू आतिश उर्फ लुकारी उर्फ चिंगारी। तो ये भाई साहब जो आतिश जी हैं, ये चिंगारी उर्फ लुकारी कैसे बने उसकी एक दास्तान है, पूरी की पूरी दास्तान है। वो आप सुनिए। इस चैप्टर के माध्यम से शायद आप समझ पाएँ कि ऐसा क्या हुआ था कि अलगू आतिश जी चिंगारी और लुकारी बन गए। तो शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे बिना डीजल पेट्रोल के गाड़ी एक कदम नहीं चल सकती है, वैसे ही बिना कविता के प्रेम की गाड़ी दौड़ानी मुश्किल है। इत्र फुलेल और डिंट पिंट का सहारा हो तो बिना नहाए भी कई दिन तक काम चलाया जा सकता है, लेकिन इश्क में बिना कविता के 1 मिनट काम चलाना मुश्किल होता है। साइज की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन प्रेम में छोटा मोटा कवि होना ही पड़ता है। चांदपुर के युवा कवि अलगू आतिश उर्फ चिंगारी उर्फ लुकारी जी मझले कद के एक बड़े कवि थे। मझले कद के बड़े कवि थे। उनको इस आयातित सिद्धांत में गहरा विश्वास था कि देशाटन, देशाटन मतलब पूरा देश घूमना, देशाटन से काव्यात्मक गुण विकसित होते हैं। इसीलिए कवि का घुमंतू होना जरूरी है। बस इसी सिद्धांत के कारण चिंगारी जी के कदम कहीं एक जगह नहीं टिकते थे, लेकिन चांदपुर इस मामले में अपवाद था। चांदपुर से उनका अच्छा खासा लगाव था, जिस लगाव के पीछे एक खास किस्म की कविता थी और उस कविता के पीछे एक खास किस्म की कहानी। ये कहानी उस समय की थी जब चिंगारी जी की जवानी टॉप गियर में चढ़ रही थी। ये कहानी उस समय की थी जब चिंगारी जी की जवानी टॉप गियर में चढ़ रही थी। वो फरवरी का मदमस्त महीना था। बसंत ने धरती के हरे पीले रंगों से मोहब्बत कर लिया था। इसी प्रेम के हसीन मौसम में चिंगारी जी ने सोचा कि क्यों न बलिया चलकर गुरु भोला प्रसाद आग्नेय जी का दर्शन कर लिया जाए। देखते ही देखते गुरु दर्शन की ये आकांक्षा उनके भीतर बलवती हो उठी और अगले दिन की ठीक सुबह चिंगारी जी ने चांदपुर चट्टी से एक घोड़ा गाड़ी लिया और सहतवार रेलवे स्टेशन की तरफ कूच कर दिया। कहाँ चल दिए? सहतवार रेलवे स्टेशन। कहते हैं कि चिंगारी जी की तरह घोड़ा भी अभी मार्केट में नया नया बुद्धिजीवी बना था। वो बहुत तिरपट दौड़ता था, खूब दुलत्तियां झाड़ता था, कभी कभी दोनों पैरों को आसमान में गाड़ देता था। चिंगारी जी को घोड़े की उत्पाती स्वभाव रास न आया। उन्होंने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर गाड़ीवान को धीरे चलने का आदेश दिया। गाड़ीवाल ने उनको सुरक्षा का भरोसा देकर मुंह बंद रखने का आदेश दिया। तभी अचानक एक जगह घोड़ा गाड़ी रुक गई। एक सुंदर नौयौवना यानी एक सुंदर लड़की चिंगारी जी के बगल में धीरे से विराजमान हो गई। चिंगारी जी उस बाकी चितवन कटीली काया और तीखे नैनों वाली सम्मोहनी मूरत की सूरत में खो गए। शरीर में रासायनिक परिवर्तन होने लगा। भरत मुनि और अभिनव गुप्त के रति रसों की सृष्टि होने लगी। थोड़ी देर में चिंगारी जी के दिल का घोड़ा भी तेज गति से दौड़ने लगा और कहने लगा कि हे कवि महोदय, अगर ये सुंदर लड़की जल्द से जल्द गाड़ी से नहीं उतरी तो आपके शरीर में प्रेम का हार्मोन ओवरफ्लो होकर कभी भी जमीन पर गिर सकता है। चिंगारी जी ने अपना समूचा दिल थामा ही था कि अचानक सड़क पर एक सांड आ गया। सांड को देखकर घोड़े के भीतर की बौद्धिकता जाग उठी। उसने आगे की दोनों टांगे उठाकर सांड को एक आसमानी नमस्कार किया। सांड ने भी अपनी सींग का इस्तेमाल करते हुए अपने क्रांतिकारी होने का परिचय दिया। इस कार्यक्रम के दौरान दोनों की टांगे हवा में लहरा उठी और अगले ही पल चिंगारी जी उस सम्मोहनी आंखों वाली तरुणी के साथ जमीन पर आ गिरे। फिर क्या हुआ? हुआ हल्ला। जिस समाज में कवि जमीन पर गिर जाए, उस समाज को गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी गिरावट की चिंता करके आसपास के लोग दौड़ पड़े। चिंगारी जी ने कहा, यद्यपि हम तो कुशल हैं, लेकिन उस मोहतरमा को देखना आवश्यक है। कहीं उनके फूलों से नाजुक शरीर को चोट तो नहीं आई? लोगों ने मोहतरमा को उठाया। जल्दी जल्दी सुखारी डॉक्टर को बुलाया गया। सुखारी डॉक्टर ने हाथ पैर पर मलहम पट्टी किया। मलहम का असर होते ही चिंगारी जी के मुंह से काव्य का पहला प्रस्फुटन हुआ। अब कहीं जाके उनके दिन फिरे हैं।
बड़ी मुश्किल से आतिश इश्क में गिरे हैं। लेकिन इस कविता ने उस चोटिल हाथ पर कोई खास जादू नहीं किया। दर्द बढ़ता ही गया, चलना फिरना मुश्किल होने लगा। तब डॉक्टर सुखारी ने चिंगारी जी को सलाह दिया, हे कवि चिंगारी, आपका इलाज अब हमारे बस की बात नहीं है। आपको अभी दूसरी गाड़ी से बलिया जाकर हाथ की जांच करानी चाहिए, वरना आप भरी जवानी में बेहाथ हो सकते हैं। चिंगारी जी ने मनोहर मुस्कान समेटा और झट से कहा, सुखारी जी, हाथ तो एकदम ठीक है, लेकिन दिल शायद सलामत नहीं है। एक आग है जो जलती जा रही है। ये लाइनें तो सुने, तेरे इश्क का अरमान दिल में पला है, आतिश के दिल में एक शोला जला है। ये कविता सुनकर थोड़ी दूर पर मलहम लगवा चुकी युवती मुस्कुरा उठी। इधर चिंगारी जी भी खिल उठे। दोनों के हृदय में प्रेम के छंद आकार लेने लगे और एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने उस बुद्धिजीवी घोड़े को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि प्रेम में गिर कर भी दर्द खूबसूरत हो जाता है। इस घटना को 2 साल बीत गए। दुर्योग से घटना हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन इस घटना के कुछ दिनों के भीतर ही चिंगारी जी ने पाया कि यायावरी नामक खाद पानी मात्र एक वेस्टर्न यूटोपिया है। अगर समय से प्रेम हो तो मिजाज में कहीं भी कविता की जा सकती है। बस इसी के बाद चिंगारी जी के कदम चांदपुर में जम गए और उन्हें न सिर्फ गाड़ी से प्रेम हुआ, बल्कि घोड़ा गाड़ी से भी प्रेम हो गया। फिर चांदपुर तो आखिर ठहरा चांदपुर। हुआ हल्ला कि चिंगारी ने चिंत बिसाव के रुदल मास्टर की बड़की बेटी रुंझुनवा को प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके चक्कर में मास्टरी छोड़कर घोड़ा गाड़ी खरीद रहा है। ये खबर चांदपुर दियारे में बाढ़ के पानी की तरह फैल गई। जो जहां सुना वहीं से हंसा। 1-2 महीने में इसकी तीव्रता इतनी तीव्र हुई कि गोपनीयता के सारे बांध टूट गए। लेकिन जमाने की नापाक नजरों से दूर चिंगारी जी के हृदय में प्रेम की रुंझुन चिंगारियां जलती रही। उस आग में कविताएं पकती रही। एक दिन उसी आग से झाड़ पहुंचकर उन्होंने गुरु आग्नेय जी को एक कविता सुनाई। कौन सी कविता? आता नहीं था मजा कभी हमको जीने में, आता नहीं था मजा कभी हमको जीने में, अब तो खुशबू भी आती है हर वक्त पसीने में। अब तो खुशबू भी आती है हर वक्त पसीने में। अब और क्या कहें, क्या सुनाए हमें आतिश, इश्क की चिंगारी जल गई है मेरे सीने में। गुरु आग्नेय जी ने उनकी पीठ थपथपाई। बलिया के कई गरिष्ठ कवियों ने उन्हें कालजयी कवि का आशीर्वाद दिया और देते हुए कहा कि बेटा, ये उम्र घोड़ा पर चढ़ने की नहीं है, घोड़ी पर चढ़ने की है। जल्दी करो। लेकिन चिंगारी जी को घोड़ी चढ़ने का से सख्त नफरत थी। उनका मानना था कि शादी होते ही आदमी प्रेम करने लायक नहीं रह जाता और प्रेम न करने के कारण कविता करने लायक नहीं रह जाता। इसीलिए गरिष्ठ कवियों की बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने प्रेम करना और कविता करना जारी रखा। धीरे धीरे उनका प्रेम चांदपुर के दियारे में और कविता जनपद के अखबारों और आकाशवाणी के स्टूडियो में लोकप्रिय हो गई। लेकिन लड़की के पूंजीवादी पिता ने मामले को समझने में जरा भी देर न की और अगले दिन बेटी की शादी एक बीएड बेरोजगार से तय कर दिया। लेकिन महबूबा की शादी एक बीएड बेरोजगार से तय होने का समाचार अलगू आतिश और चिंगारी जी का हृदय द्रवित हो उठा। समाचार सुनकर दिल में हुक सी उठ गई। फिर उन्होंने लिखा, इश्क की पढ़ाई तो A to Z किया, इश्क की पढ़ाई तो A to Z किया, हाय हमने क्यों ना बीएड किया। वाह चिंगारी वाह। फिर तो उधर रुंझुन जी की डोली उठी और इधर चिंगारी जी के मोहब्बत की अर्थी उठी। महबूबा की विदाई की सुबह रोते अपने गुरु जी के पास पहुंचे। उनके गुरु आग्नेय जी ने कहा, बेटा अब तुम जाकर कवित्व को प्राप्त हो जाओ। कविता लिखने के लिए हाथ पैर तोड़वाने की नहीं, बल्कि पहले दिल तोड़वाने की जरूरत होती है। उसी दिन से इस गुरु मंत्र को माथे से लगाकर चिंगारी जी ने गांठ बांध लिया और एक कविता लिखी। कैसे कैसे लोग जी रहे हैं इस जमाने में, बात बिगड़ गई थी हमको बनाने में। तेरे इश्क की आंच इतनी कमजोर नहीं है आतिश, कितने दरिया सूख गए एक चिंगारी को बुझाने में।
फिर तो धीरे धीरे काव्य जगत के सारे प्रतिमानों को अपने कविता की छेनी हथौड़ी से तोड़कर चिंगारी जी ने गांव के नव प्रेमियों के बीच अपार लोकप्रियता प्राप्त कर ली और तय कर लिया कि आज के बाद कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहना है। लेकिन चांदपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि चिंगारी जी देश के किसी भी कोने में रहें, रामलीला में अपने झोले के साथ प्रकट हो ही जाते हैं। उनके प्रगटीकरण के बाद ही शुरू होता है रामलीला के पात्रों का चयन, भयंकर रिहर्सल, दिन रात स्टेज बनाने, साउंड लगाने, चंदा जुटाने की मुहिम। लेकिन आज सुबह यह हल्ला हुआ कि चिंगारी जी ने कलकत्ता में जाकर रासलीला रचा ली। अब वो चांदपुर की रामलीला में नहीं आएंगे क्योंकि नवंबर में ब्याह करने जा रहे हैं। चट्टी पर इस सूचना से दहशत है। कलकत्ता में रासलीला करना कतई नहीं, कलकत्ता में रासलीला करना कतई नई बात नहीं है। पूर्वांचल में बड़का बड़का बाबू लोग गांव के मेहरारू छोड़कर जब कलकत्ते की भेड़ा बन गए तो ये ससुर चिंगारी तो अभी कुंवारे हैं। अभी सड़क पर इसी बात की चर्चा चलायमान है। मनोहर मास्टर मुंह लटकाए हैं। बताओ, जब रामानंद सागर ही नहीं आएंगे तो अरुण गोविल अकेले आकर थोड़ी रामायण बना लेंगे। खेदन की दुकान पर पंकजवा समझा रहा है, देखो यार, चिंगारी जी आए या ना आए, हम सीता जी तो बन जाएंगे लेकिन साड़ी नहीं पहनेंगे। बहुत लाज लगता है। फूकन खिसिया गया, एकदम चूतिया है कारे, पैंट शर्ट पहनकर कोई भला सीता जी बनता है? बात तो सही है, लेकिन क्या किया जाए। गांव में जो परमोदवा सीता जी बनता था वो जोधपुर की स्टील फैक्ट्री में अब लेबर हो गया है। कौन सीता जी बनेगा? किसी ने राय दी, इससे अच्छा है कि अंधा आशिक और अंधी लड़की नाटक खेल लिया जाए। उसमें 32 हीरो और 42 गुंडा है। सीता या राधा जी बनने का झंझटे खत्म करो। फूकन जी खिसिया उठा। फूकन फिर खिसिया उठा, तुम एकदम खत्म ही आदमी हो कारे। चारों ओर सीजन रामलीला का चल रहा है तो तुम अंधा आशिक लड़का और अंधा लड़की खेलोगे। देखो पर साल सरस्वती पूजा में कैसा नाटक हुआ था। तिलेसरा का लड़का सहीम लल्लनवा के लड़के को छुरा मार दिया, उतर गया ना अंधा आशिक। तब से सरस्वती पूजा में नाटक नहीं होता, पर्दा वाला सिनेमा आता है। तब तक मंतोष ने एक समस्या प्रकट की, ए भाई, सीता जी को छोड़ो, पहले ये बताओ, जब राजा जनक ही नहीं रहेंगे तो सीता जी रहकर क्या करेंगी? खबर है कि सुखदेव चौधरी के हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ है, अब कौन राजा जनक बनेगा? अरे छोड़ो यार, सीता जी और जनक जी तो मिल जाएंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या है कि जो रामलीला वाला पोथा में सीन और डायलॉग लिखा था वो रास बिहारी सिंह के दलान के साथ ही बाढ़ में बह गया। अब क्या होगा? कैसे डायलॉग बोला जाएगा? सारे लड़के चिंतित हो उठे। हे बजरंग बली, दया करो प्रभु। एक तरफ रामलीला के डायरेक्टर अलगू आतिश और चिंगारी जी ने रासलीला रचा ली तो दूसरी तरफ रामलीला की स्क्रिप्ट बाढ़ में बह गई। कभी कभी तो मन करता है कि बंद करो, अब रामलीला नहीं होगा, पर्दा का सिनेमा मंगा दो, उस पर ही रामलीला देख लिया जाएगा। आज आसपास के कई गांव में राम जी का जन्म भी हो गया और राम जी बन भी चले गए। यहाँ अभी बैनर, पोस्टर, सामियाना, साउंड तक नहीं लगा। आसपास के सब लोग यही कहेंगे ना कि बाढ़ से कंगाल हो गए हैं चांदपुर वाले, खाए बिना मर रहे हैं, रामलीला तक नहीं खेल पाए। चुप रहो भाई, चुप रहो। सत्यप्रकाश ने गांव के सभी लड़कों को फूकन की दुकान पर बटोर दिया। सारे लड़के सावधान की मुद्रा में आकर उसे सुनने लगे। देखो भाई, हम जा रहे हैं चौबे छपरा, वहां पर एक फर्स्ट क्लास विद्वान है, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, 4 इंची का लम्हा टीका करते हैं, वही डायरेक्टर रहेंगे। भाड़ में जाए चिंगारी फिंगारी लुकारी। तब तक प्रदीपवा ने टोंक दिया, भाई जल्दी जाओ, इधर चित बिसाव गांव में माइक पर अनाउंस हो गया है कि इस साल चांदपुर वाले रामलीला नहीं करेंगे। सत्यप्रकाश को जोश आ गया, कौन कह दिया कि चांदपुर में रामलीला नहीं होगी? अरे इसी गांव में सोहन चौधरी जब मानस जी की चौपाई गाते थे, जब चित बिसाव के कोने कोने में सुनाई देता था, उनकी औकात है हमसे कंपटीशन करने की। लड़कों ने आवाज दी, ना भैया ना, चांदपुर में रामलीला होगा, पक्का होगा, एकदम पक्का। तो सबसे पहले नाव पकड़ के सरयू पार जाओ और मंटुआ रकेशवा को बुला लाओ। और सुनो, जब तक रामलीला नहीं हो जाती तब तक कोई मंटुआ को कुछ नहीं कहेगा, ना रकेशवाई को। उनसे जाकर यही कहना कि झगड़ा बवाल अपनी जगह है, लेकिन चांदपुर की इज्जत अपनी जगह है। आज चांदपुर की नाक का सवाल है, नाक का। वो दोनों नहीं आएंगे तो पंडाल कौन बनाएगा? सत्यप्रकाश की आवाज़ सुनकर लड़कों में जोश का संचार हुआ। 2 लड़के